नमस्कार। लर्निंग एंड टीचिंग की जो ये सीरीज चली है, इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन की। या कॉग्निटिव डोमेन क्या है, उसमें कौन कौन सी लर्निंग्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन की जो लर्निंग है, उसकी जो टैक्सोनॉमी है, वो बेंजामिन ब्लूम द्वारा 1952 में जो है वो प्रेजेंट की गई थी। तो आज के समय में अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं है कि ये अगर बहुत पुरानी टैक्सोनॉमी है तो आज इसका रेलेवेंस नहीं है। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी टैक्सोनॉमी को स्पेशली कॉग्निटिव डोमेन में फॉलो किया जाता है, तो वो बेंजामिन ब्लूम की इस टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हैं, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि इस टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कॉग्निटिव डोमेन के। तो मेरा नाम युद्धवीर टंडन है और आज की जो ये वीडियो है, हम एल्बर्ट आइंस्टीन के इस कोट से शुरू करेंगे कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। तो जहाँ थिंकिंग आ जाती है, जहाँ मेंटल एबिलिटीज आ जाती हैं, माइंड की बात आ जाती है, तो उसे हम कॉग्निटिव डोमेन से जोड़ते हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसे समझें। इससे पहले तीन डोमेन्स हैं कौन कौन से, जो अगेन बेंजामिन ब्लूम ने ही क्लासिफाई किए हैं। तो सबसे पहला जो डोमेन है ब्लूम के अकॉर्डिंग, वो है कॉग्निटिव डोमेन। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो कॉग्निटिव डोमेन है, वो हमारे हेड से जुड़ा हुआ है, हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन की डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी इसमें नॉइंग और ये हेड से जुड़ा, इसमें कोई किसी भी चीज को जानना समझना, ये सब इसमें शामिल रहता है। ठीक है जी। और इसमें मेंटल स्किल्स होती हैं, जैसे थिंकिंग और मेमोरी। इसके बाद आज की वीडियो में तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पर भी चर्चा करेंगे। तो इसकी आगे की एक्सप्लेनेशन मैं अगली वीडियो में दूंगा। फिलहाल हम इसी डोमेन को लेकर के जो कंसंट्रेट करते हैं कि व्हाट इज द कॉग्निटिव डोमेन। तो वन ऑफ द थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग, जो कॉग्निटिव डोमेन है, ये तीन जो लर्निंग डोमेन्स हैं उनमें से एक है। और तीन के नाम जो है रिस्पेक्टिवली वो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जिसको थिंकिंग, फीलिंग और डूइंग से भी आप जो है वो जोड़ सकते हैं। अगेन द कॉग्निटिव डोमेन वी डील्स विद मेंटल स्किल्स, नॉलेज एक्विजिशन, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो एबिलिटीज हैं, ये मेंटल एबिलिटीज हैं, हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कॉग्निटिव डोमेन एक्टिविटीज। इसके बाद अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें ब्लूम टैक्सोनॉमी की, 1956 में जो है वो इसको उन्होंने प्रपोन किया था और डेवलप किया था। और अगर इसकी हम बात करें तो ये अकेले नहीं थे जिन्होंने ये डेवलप किया था, अपने कलीग्स के साथ जो है, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इन्होंने इसको डेवलप किया था, जिसमें एंडरसन ऑफ क्लैथ हॉल का नाम जो है वो बड़ा फेमस है। आगे हम देखेंगे कि उनमें से भी एक के द्वारा एक पर्टिकुलर डोमेन में, इसको छोड़ करके एक और पर्टिकुलर डोमेन में जो है वो अपनी टैक्सोनॉमी जो है वो प्रेजेंट की गई। अब हम बात करें ये किस पर फोकस करता है, तो इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ये इंटेलेक्चुअल स्किल, बौद्धिक कौशलों पर जो है ये सबसे ज्यादा फोकस करता है। और ओरिजिनली इसकी 6 कैटेगरीज थी जो अरेंज की गई हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में। यानी कि नीचे से ये शुरू होता है और ऊपर तक जो है ये वो जाता है। तो इसको जो है वो इंक्रीजिंगली जो है वो अरेंज किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1956 की टैक्सोनॉमी भी दी गई है और 2001 में जो एंडरसन ने इसको रिवाइज किया ब्लूम के ही स्टूडेंट ने, उसको जो है वो भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो इसको हम देख सकते हैं कि कैसे इसमें जो एक सबसे मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है वो क्या है कि ब्लूम ने गलती कर दी थी, उसने इवेल्युएशन को हाईएस्ट ऑर्डर मान लिया था और सिंथेसिस को या क्रिएशन को जो है वो लोएस्ट ऑर्डर मान लिया था। तो इसी को तो सबसे पहले जो है वो क्या किया गया, इसमें इंटर एक्सचेंज किया गया। जो ये वाला लेवल था इसको ऊपर कर दिया गया और जो ये ऊपर वाला लेवल पीछे में था उसको नीचे कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे कुछ नाम्स में भी जो है वो चेंजेस किए गए, जो आने वाली स्लाइड्स में हम उसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आप जो है वो इसका थोड़ा सा एक कंपैरिजन देख सकते हैं। ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखें अगर हम, ये कंपैरिजन की बात नहीं, पहले हम ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने 6 लेवल्स बनाए। सबसे पहला या सबसे लोएस्ट जो लेवल था उसे नॉलेज कहा गया, दूसरे को कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन जो है वो इसको नाम दिया गया। अब नॉलेज में क्या है, रिकॉल करना है डाटा को या इंफॉर्मेशन को, तो ये बस उस तक ही सीमित है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा को रिकॉल किया जाता है। जैसे हम बच्चे से कई बार प्रश्न पूछते हैं भारत कब आजाद हुआ, ठीक है, तो ये जो फैक्ट है 15 अगस्त 1947, ये सबसे लोएस्ट लेवल का नॉलेज है, जिसको हम रिकॉल या हम जो
है वो इसको इंफॉर्मेशन लेवल का नॉलेज जो है वो इसको बोल सकते हैं। अब इसमें एक्शन वर्ब्स जो आती हैं वो है डिफाइन, लिस्ट, रिकॉल, नेम, आइडेंटिफाई। जैसे मैंने कहा कि भाई नेम द डेट और नेम द ईयर इन विच इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, और डू यू रिकॉल द ईयर इन विच इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, या हम मान लीजिए 4 ऑप्शंस दे रहे हैं एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ठीक है, या इस तरीके से की चीजें जो है ये किसमें आती हैं, नॉलेज में आती हैं। अब देखिए जब बच्चा इस लेवल पर पूरे तरीके से परफेक्ट हो जाता है, फिर वो अगले लेवल पे जाता है जिसको हम कंप्रीहेंशन लेवल बोलते हैं। और ये जो कंप्रीहेंशन लेवल है इसका संबंध अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग से है, मीनिंग के अंडरस्टैंडिंग से। जैसे अब 15 अगस्त 1947 से आगे बढ़ के बच्चा देखेगा कि स्वतंत्रता दिवस में स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है, दिवस का क्या मतलब है, तो बच्चा एक्सप्लेन कर पाएगा कि व्हाट इज फ्रीडम, इंडिपेंडेंस क्या है, समराइज कर पाएगा कि भाई फ्रीडम हमें कैसे मिली, हाउ वाज द जर्नी ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इंटरप्रेट कर पाएगा, ठीक है, फैक्ट्स को कि भाई ठीक है 15 अगस्त 1947 यानी इतनी देरी से अगर हमें स्वतंत्रता मिली, 200 सालों की गुलामी अगर हमें झेलनी पड़ी तो क्या रीजंस हैं, इंटरप्रेट बच्चा कर पाएगा और डिस्क्राइब बच्चा जो है वो कर पाएगा। ये सारा किसके अंदर आ जाता है, ये कॉम्प्रीहेंशन के इस डोमेन में जो है वो आ जाता है। अब अगर एप्लीकेशन की हम बात करें तो इसमें यूज ऑफ नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस आ जाता है। देखिए यहाँ हमने नॉलेज को सिर्फ रिटेन किया, रिकॉल किया, यहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग को हमने और ज्यादा डीपन किया, स्ट्रेंथन किया। अब जब हमारी ये दोनों चीजें हो गई तभी हम तीसरे स्टेज पे जा सकते हैं जो एप्लीकेशन है। यहाँ हमें जो नॉलेज हमें प्राप्त हो गया है उसको हमने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करना है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए एक बच्चा है, उसको कहा गया है कि आप एक डिबेट या एलोकेशन में आपने जो है वो पार्टिसिपेट करना है और वो उसका जो टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया या इंडिपेंडेंस डे में एक डिबेट में पार्टिसिपेट करना है। तो इसको रिकॉल भी होने चाहिए फैक्ट्स, साथ में उसको समझ भी होनी चाहिए, तभी वो डिबेट कर पाएगा। तो वो एप्लीकेशन जो है वो डिबेट में फिर उसकी एप्लीकेशन करेगा जिसमें बच्चा अप्लाई करेगा, यूज करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा और सॉल्व करेगा। जो भी वहां पर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे उनको अपने आर्ग्यूमेंट से सॉल्व करेगा। तर्क को तर्क से ही यहाँ पर जो है वो सॉल्व किया जाएगा, तर्क के बदले कुतर्क नहीं देना है, यही एप्लीकेशन का काम है। अब एनालिसिस की इसके बाद बात आती है। देखिए स्पीच या एलोकेशन तो बच्चे ने दे दी, लेकिन जब उसके बाद वो बाद में बैठ करके एनालाइज करेगा अपनी स्पीच को कि उसने उसमें क्या क्या दिया, तो वो ब्रेक डाउन करेगा कंपोनेंट्स के, उसने कौन कौन से पार्ट्स को टच किया, कौन कौन से फ्रीडम मूवमेंट को टच किया, किस किस फ्रीडम फाइटर को के बारे में क्या क्या फैक्ट्स वो रिकॉल कर पाया। बाद में वो हर एक चीज को अलग 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 करके देखेगा जब, तो वो एनालाइज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि किसका ज्यादा रोल था, उग्र दल का या नरम दल का, ठीक है, इसमें भी जो है वो शहीद भगत सिंह का कितना रोल है, इसमें महात्मा गांधी जी का कितना रोल है, ठीक है। तो ये कंट्रास्ट करेगा बच्चा, कैटेगराइज करेगा कि एक तरफ देखेगा कि कुछ ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो नरम स्वभाव के थे, एक तरफ देखेगा जो गर्म दल के थे, उग्र दल के थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो एक लर्नर है वो अब एनालाइजिंग जो पोजीशन है उसमें आ जाता है। तो ये एप्लीकेशन के बाद की बात है। अब जब वो एनालाइज कर लेता है, फिर ब्लूम ने पहले नंबर पे ये कहा था पहले वाली टैक्सोनॉमी में, बाद में उन्होंने इसको चेंज किया, सिंथेसिस को नीचे कर दिया और इवैल्यूएशन को पहले कर दिया। तो इन्होंने बोला कि एनालाइज करने के बाद सिंथेसाइज करेगा। एनालाइज होता है किसी चीज को टुकड़ों में बांधना और फिर उन बंटे हुए टुकड़ों को मिला करके एक नई चीज तैयार कर देना, कंबाइन पार्ट्स टू क्रिएट अ न्यू होल। अब बच्चा अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन डेवलप करेगा महात्मा गांधी को लेकर, शहीद भगत सिंह को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर, और भी जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उस दौर के, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को लेकर। वो रियलाइज करेगा कि कैसे पहाड़ी क्षेत्र में रहते हुए जो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम थे उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरी देश की आजादी के लिए दिया, और इतनी बड़ी प्लेज जो उन्होंने ली कि भाई पूरा मतलब जब तक आजादी नहीं मिलती वो काले कपड़े पहनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब बच्चा सिंथेसाइज करेगा तो एक नया ही उसके बाद जो, अगर उसको हम बोलेंगे कि आप एक एस्से लिखिए इसके ऊपर, तो बच्चा एक नई चीज जो है वो तैयार करके दे देगा, क्रिएट कर देगा, डिजाइन कर देगा, कंस्ट्रक्ट कर देगा और कंपोज भी कर सकता है। वो एक पोइट्री लिख सकता है, वो एक स्टोरी लिख सकता है, वो एक जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी कंपोज कर सकता है। तो ही कैन कंपोज एनीथिंग एज पर हिज एबिलिटी एंड एज पर द एक्सपोजर ही हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग ऑल द प्रीवियस 4 स्टेजेस। अब उसके बाद देखिए सिंथेसिस के बाद लास्ट जिसको ब्लूम ने 1956 में माना था वो था इवैल्यूएशन। उन्होंने कहा कि अब बच्चा जजमेंट्स दे सकेगा क्राइटेरियाज के बेस्ड पर।
अब जाकर के बच्चा फाइनली इस स्टेज में पहुंचता है, वो बोल सकता है कि हाँ ठीक है, जो हमारा स्वतंत्र, जैसे अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है, ठीक है, 1857 का 1857 की जो क्रांति है, उसको कई लोग कहते हैं कि वो क्रांति नहीं मात्र विद्रोह था। अब ये जो बच्चा है ना, जो इवेल्युएशन लेवल का बच्चा, वो ये बता सकता है कि भाई ये क्या था, इवेल्युएट कीजिए, वेदर इट वाज अ रिवोल्ट और इट वाज अ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, जस्टिफाई करिए अपने तर्क को, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, फिर असेस कीजिए, जज कीजिए। तो ये जो फाइनल स्टेज है, इसको ब्लूम ने क्या कहा है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो स्टेज है वो कहा है। बाद में सिंथेसिस को फाइनल बता दिया, क्योंकि क्रिएट करना जो है वो इवेल्युएट करने से, एज पर द मॉडर्न टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम व्हिच वाज रिवाइज्ड बाय एंडरसन इन 2001, क्रिएशन इज हायर ऑर्डर देन इवेल्युएशन। अब इसके बाद देखिए, ये लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की ओर अब चले हैं हम। नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन है। ये पुरानी वाली वो मॉडल है, ठीक है। ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आप देख सकते हैं कि भाई जो ये था, और रिवाइज जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसमें क्या हुआ, ये एंडरसन ऑफ कैथफोल ने इसको रिवाइज किया। इसमें दो की चेंजेस आए। सबसे पहला जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, नाउन को जो है वो एक्शन वर्ब्स के साथ इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और स्विच किए लास्ट टू लेवल्स को, सिंथेसिस को क्रिएट कर दिया टॉप पे, ठीक है, जो सिंथेसिस है उसको टॉप पे ले गए, और जो इवेल्युएशन है वो उसके नीचे आ गया, उसने रिप्लेस किया सिंथेसिस को। अब अगर हम देखें नया वाला, तो आप देखिए यहाँ पर रिमेंबर, वही चीज है, सबसे पहले याद करना है, मतलब नाउन की जगह नॉलेज को उन्होंने रिमेंबर से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी, नाउन की जगह वर्ब्स ले आए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसकी डिस्क्रिप्शन वही है, रिट्राइव रेलेवेंट नॉलेज, ठीक है, अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल किया, आप खुद उसको इस पे अप्लाई कीजिए, अब ये आपकी रिहर्सल हो जाएगी। अंडरस्टैंड किया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द मैसेज, उसके बाद अप्लाई किया, यूज नॉलेज इन अ गिवन सिचुएशन, नॉट ओनली इन अ न्यू सिचुएशन, इन एनी गिवन सिचुएशन। उसके बाद एनालाइज करना, ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स, है ना। उसके बाद इवेल्युएट किया, मेक जजमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, जैसे चेक, क्रिटिक, ठीक है, और क्रिएट किया, कंबाइन पार्ट्स फ्रॉम टू फॉर्म अ न्यू होल। तो ये नई जो टैक्सोनॉमी है, इसे अब जो है वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, और इसे जो है वो यूज किया जाता है। हालांकि कई बुक्स में पुरानी देखने को मिलती है, और कई जगह पुरानी को ही चला दिया जाता है, लेकिन आई पर्सनली फील कि जो नई वाली है ये ज्यादा कंक्रीट है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो इसको हम ज्यादा बेस्ट मान सकते हैं। अब एक देखिए कंपैरिजन टेबल जो है ओरिजिनल और रिवाइज्ड के बीच में मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश की है। ये ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये रिवाइज, और यहाँ हम चेंजेस देख लेते हैं। पहले में नॉलेज था, इसमें रिमेंबर था। नेम चेंज हो गया, वर्ब यूज की गई किसकी जगह पर, नाउन की जगह पे। कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंड कर दिया, अगेन नेम चेंज हुई, वर्ब आ गया। एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, वर्ब आया, बाकी नो मेजर चेंज। एनालिसिस को एनालाइज कर दिया, वही वर्ब कर दिया उसकी जगह, और कोई मेजर चेंज नहीं है। सिंथेसिस को जो है वो अब यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया गया, सिंथेसिस को क्रिएट बोल दिया गया, ठीक है जी, और इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी गई, 5 से बढ़ा करके 6 कर दी गई। और इवेल्युएशन को, इवेल्युएट वर्ड जो वर्ब है उससे उससे जो रिप्लेस किया गया, और इसकी पोजीशन 6 से 5 कर दी गई। तो मुझे लगता है इससे बेस्ट कोई वे नहीं हो सकता है, कंपैरिजन करने से अच्छा हम कोई और तरीका नहीं लगा सकते हैं ब्लूम की इस टैक्सोनॉमी को समझने का। अब एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं ईच लेवल। जैसे रिमेंबर में क्या है, लिस्ट द प्लांट्स इन सोलर सिस्टम, ठीक है, प्लांट्स क्या है, सोलर प्लैनेट्स क्या है सोलर सिस्टम में, उनको आप नाम को लिखिए, तो नाम ही लिखने मतलब रिमेंबर की बात है। अब अंडरस्टैंड की बात है, तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब अंडरस्टैंडिंग होगी तभी एक्सप्लेन हो पाएगा। अप्लाई, यूज अ फॉर्मूला टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम, अब एक कोई फॉर्मूला है उसको अगर आप यूज करेंगे मैथमेटिक्स की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, दैट इज अप्लाई और दैट इज एप्लीकेशन। नाउ एनालाइज करना है, देन वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। लोकतंत्र है, उसके साथ हमारे पास क्या है, राजतंत्र है, उसके साथ हमारे पास बहुत सी और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको हम प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो है वो क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम उसके बीच में जो है वो डिफरेंसेस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस आ जाएगा, क्योंकि हमें अलग अलग टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। अब इवेल्युएट करना है, तो इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैंपेन की बात हम करें, या हमने यही डिसाइड करना है कि कौन सी जो प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली अच्छी है, या फिर जो है वो जो राष्ट्रपति की जो प्रणाली है शासन की वो ज्यादा बेस्ट है, तो उसको इवेल्युएट करेंगे। फिर उसके बाद क्रिएट में क्या, डिजाइन अ साइंस एक्सपेरिमेंट। अब खुद अगर बच्चा एक एक्सपेरिमेंट साइंस का डिजाइन कर लेता है, देन इट कम्स अंडर द क्रिएशन डोमेन। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, इसमें तो एक कोट है कि अ मैन विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारी सभी डोमेन की डेवलपमेंट का फाउंडेशन है, और टैक्सोनॉमी इज अ टूल नॉट अ लॉ।
as rightly said by Benjamin Bloom, ये कोई लॉ नहीं है कि हमने ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना है, but it is a tool which we can apply to assess the learning, to design the assessment and design even the instructional strategies, or even the curriculum, syllabus, textbook, whatever we are designing, we can use this particular tool which is called the taxonomy of Bloom. Now next, it helps teachers to plan effectively, write clear objectives and assess students meaningful order. तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत सी इंपॉर्टेंस हम अपने आप से भी लिख सकते हैं. इट प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ठीक है, इट टेल्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज दैट how we can proceed with the development of the cognitive domain of a child, because we have to keep in the mind that at what stage of cognitive domain a child particularly is when we are teaching him or her a particular topic. So we have to keep that all the things in our mind. इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन की बात करें असेसमेंट में, तो जो वर्ब्स हैं फ्रॉम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वो यूज की जा सकती हैं टू सेट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, टू असेसमेंट ऑफ टास्क एंड फॉर स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स. तो असेसमेंट में देखिए एनालाइज करना है, वहां पर ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज होगी, प्लानिंग में यूज होगी, प्रोसेस में यूज होगी, ऑडिट में यूज होगी, क्वालिटी चेक करनी है उसमें यूज होगी, एंड फाइनली द रिजल्ट इज आल्सो बेस्ड ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ द ब्लूम. अब इंश्योर अलाइनमेंट बिटवीन लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट. तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, ये लर्निंग, टीचिंग और असेसमेंट में अलाइनमेंट जो है वो निर्धारित करती है. देखिए हमने कुछ पढ़ाना है, वो भी ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग होगा. फिर उसके बाद बच्चा सीख रहा है, वो भी उसी टैक्सोनॉमी में से सीख रहा है, और असेसमेंट जो हो रही है वो भी उसी से हो रही है. तो मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, जो सीखा जा रहा है, और उसके बाद जो परखा जा रहा है, अगर उस सब का बेस एक होगा, एक टैक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड होगा, तो उसमें अलाइनमेंट होगी, उसमें क्या होगा, हमें एक 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 एक, एक जो है वो समानता देखने को मिलेगी, और वो जो अलाइनमेंट है वो हेल्प करेगी in assuring better results and better learning outcomes. Finally, we can summarize by saying that cognitive domain is central to academic success of any particular student, learner, or child. Bloom's taxonomy supports structured thinking. It doesn't support unstructured or ambiguous thinking. It supports structured thinking. And next is Revised taxonomy. बेटर इफेक्ट रिफ्लेक्ट्स 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं. बेंजामिन ब्लूम ने जो 1956 में टैक्सोनॉमी दी, उसी में जो 21st सेंचुरी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं उन लर्निंग स्किल्स की, वो बहुत बेस्ट तरीके से रिफ्लेक्ट होती है. तो देयर कैन बी नथिंग प्रोग्रेसिव देन दिस. सो बीइंग सो प्रोग्रेसिव, इट्स इंपॉर्टेंस इज increasing day by day in the domain of education, and in all the domains of education, whether it is learning, it is teaching, it is assessment or feedback or guidance, whatever you can take. So next is, it is a guide for teachers, not a strict rubric. तो ये क्या है, ये एक मार्गदर्शक है टीचर्स के लिए. ये कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रूल बुक नहीं है स्ट्रिक्ट जिसको कि भी टीचर ने फॉलो ही करना है. एज करेक्टली कोटेड बाय बेंजामिन इटसेल्फ दैट taxonomy is a tool, not a rule. So we can always keep that in mind. So finally, we'll conclude our video with the home taking message that the key to success is to focus on goals, not on obstacles. Okay, whenever we are heading toward any of our goals, we do face some of the obstacles, we do feel some of the discomforts, and it is very much natural as well. So we are not supposed to focus on those obstacles, we are supposed to focus on the goals which we are focused on. And I think if we will focus on our goals, definitely we will be at a better position of learning, of success. So thank you so much. With this, we'll meet some next time with another video which will be on affective domain of learning. उसकी हम जो है वो टैक्सोनॉमी भी देखेंगे. अक्सर आमतौर पे हम कोग्निटिव की जो टैक्सोनॉमी उसको तो देखते हैं, क्वास हम इसको बोलते हैं, ठीक है, या और कोई नाम हम देते हैं, लेकिन बाकी जो डोमेन्स हैं उनकी भी टैक्सोनॉमी और वो भी बहुत अच्छी हैं. उनको कैसे हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर बात होगी. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद.